हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानें। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक ऐसा लॉ है जो किसी मैटर्स के रिएक्शंस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बनने में कौन कौन से थ्योरी, कौन कौन से एप्लीकेशंस को अप्लाई किए जाते हैं, और कैसे हम ये जान पाएंगे कि किस रिएक्टेंट के कितने अमाउंट से किस रिएक्शन कितने प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सभी हमारे इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। यानी कि सब्सटेंस जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो केमिकली कंबाइन करके और वो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट्स क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं according to this law, substances react together to form product is known as law of chemical combination। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किस सब्सटेंस किस टाइप से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, इसको 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। इट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 5 टाइप्स। ओके, फर्स्ट आप देखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 5 लॉ ऑफ या फिर इसको हम लोग गे लुसैक्स लॉ ऑफ gaseous volume। and 6 एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा ये 6 टाइप है। सॉरी, यहाँ पे हमने 5 टाइप्स बोला है, ये आप 6 टाइप्स कर लेना। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ। यानी कि ये सभी लॉ का यूज़ करके हम लोग ये जानेंगे कि किस टाइप से जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लो।
और उसके बाद हम लोग अभी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है तो हम लोग जानेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बात समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है इस थ्योरी के नाम से ही आपको क्लियर है कि मास का कंजर्वेशन हो रहा है। कंजर्वेशन का कंजर्व का मतलब क्या होता है कि फिक्स, मास में कोई चेंज ना हो। तो और इस लॉ को दिया था एंटोनी लवाइजर ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लवाइजर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने क्या लॉ दिया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, इन फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ प्रोडक्ट is same or equal to mass of reactant। चलो ध्यान दो यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स होता है कि मास को कंजर्व कर देना। एंड तो बच्चों यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल चेंज, कोई फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं और प्रोडक्ट जो है राइट साइड हम लोग लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो यानी कि रिएक्टेंट का मतलब कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, और प्रोडक्ट का मतलब कि जो सब्सटेंस फॉर्म रिएक्शंस के दौरान प्रोडक्ट बन के बाहर निकले, ठीक है, जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि उस फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से क्या होगा, इक्वल होगा। अब जो है it can be also stated as mass can neither be created nor be destroyed during chemical reaction and we can say that the mass always remains
कांस्टेंट, ठीक है, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मास जो है हमेशा क्या रहेंगे, तो कांस्टेंट रहेंगे, और मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने लिख लिया। अब जो है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या होगा एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ से क्या बन रहा है, CaCO3। तो ये जो है ना, ये आपके रिएक्टेंट हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आप जानते हो। और इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम अभी मैंने आपको बताया कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालो। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर दोगे 56। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 इंटू 16 32 प्लस 12 44, U 56 U। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, इसका 3 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा, तो 48 प्लस 12 60 और 40 100 U, ठीक है। तो आपने ये देखा कि रिएक्टेंट सेट जो है दो सब्सटेंस थे, एक थे कैल्शियम ऑक्साइड, एक थे कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के मास को जब आप सम करोगे तो 56 U और प्लस 44 U, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 100 U। और इधर आप देख रहे हो क्या है, 100 U। तो आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब केमिकली कंबाइन हुए तो जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इन दोनों के मास क्या है, इक्वल है। जितने एटम्स यहाँ दिख रहे हैं उतने ही एटम्स वहाँ भी हैं, और इसके मास क्या हैं, इक्वल है। तो ये हमारा बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मास जो है ना डिस्ट्रॉय होता है ना ही एक्स्ट्रा क्रिएट होता है। जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनता है। एक एग्जाम्पल से और हम इसको समझते हैं। जैसे आप सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या मिलते हैं बाबू, वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम केमिकली कंबाइन करने की कोशिश करें तो वहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट है। अब आप इसके मास को कैलकुलेट करो। इसका 2 इंटू 1 इजकल टू 2U, इसका 2 इंटू 16, इसका हो जाएगा 32U, ठीक है, और इसका 2 इंटू 1 प्लस 16 18U। अब आप देख रहे हो यहाँ से कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा बताओ, 24 और प्लस 32U कितना हो जाएगा, सॉरी 24 नहीं है, ये 2U है, सॉरी 2U और प्लस 32U, तो कितना हो गया बाबू, 34U, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जो है मास ऑफ प्रोडक्ट आपने देखा, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 18U, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो नहीं है। तो जब ये रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं है, या प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के इक्वल नहीं है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या फॉलो करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट डज नॉट follow the law of
कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आपने ये भी देखा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है जितने एटम्स है उतने प्रोडक्ट साइड नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स में भी क्या है, डिफरेंसेज है। तो नंबर ऑफ एटम्स को आप इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, तो क्या करोगे, यहाँ से आप ध्यान दो। आप क्या करना कि सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शंस को लिखने से पहले जिसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना होता है, हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन हो गए तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गए। ये आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिला। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किए जा रहे हैं। तो 2 कितने हो गए हाइड्रोजन, टोटल हो गए 4 इंटू 1 4u, 2 इंटू 16 32u, और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। ध्यान दो ब्रैकेट में हमने क्यों लिया, H2O के मॉलिक्यूल्स 2 थे तो H2O का होगा 2 इंटू 1 प्लस 16, और ऐसे मॉलिक्यूल 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18 टू 36 u। आप बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट आपने देखा 36u, मास ऑफ प्रोडक्ट आपने देखा 36u। यहाँ पे दोनों क्या है, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास के इक्वल है। सो ये जो है हम कह सकते हैं कि इट फॉलो या इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बातें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, आपने देखा कि कोई भी रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तभी फॉलो करेगा जब रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई हैव टू नीड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मास क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, कोई मास एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, ना कोई मास घट जा रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। तो ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म हो गए। ठीक है, आप लोग इसे लिख लो और उसके बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखें। हाँ तो बच्चों अब देखो, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, और अब जो है हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, NaCl इज डिकम्पोज्ड बाई 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले वाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाई 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या होगा हमारा, NaCl है, ठीक है, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड 1.825 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड in the same reactions, assume that it obey law of conservation of mass। अब कह रहा है कि if 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अब इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, चूँकि एसिड है तो एसिड अपना H प्लस आयन रिलीज करता है, तो H प्लस जो है Cl माइनस के साथ कंबाइन करके HCl बना लेगा, और साथ ही साथ बच जाएगा सोडियम और HSO4 जो यहाँ बना लेगा NaHSO4। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपसे वेट पूछा जा रहा है इसका, और कहा जा रहा है कि 4.9 ग्राम ऑफ, इसका मास दिया गया है 4.9 ग्राम। ये बन रहा है
6 ग्राम और ये 1.825 ग्राम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बताओ कि ये अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा तो यहाँ से इस रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ से मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बताओ, इसको x मान लेंगे तो x ग्राम प्लस 4.9 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 6 ग्राम प्लस 1.825 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे x ग्राम प्लस 4.9 ग्राम इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 7.825 ग्राम। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 7.825 माइनस 4.9 ग्राम कर लोगे, जो भी वैल्यूज मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तो टोटल मास प्रोडक्ट का हो गया, इसमें से ये माइनस कर दो तो हम जानते हैं कि बचा कुछ मास इसका होगा, तो वो आपका हो जाएगा NaCl का मास, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि 4.2 ग्राम ऑफ NaCO3 इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ CH3COOH, यानी कि NaHCO3 को ऐड किया गया है CH3COONA में, सॉरी CH3COOH में ऐड किया गया था। ऐड करने में तो रिएक्शन होंगे ही होंगे। क्या रिएक्शन होगा तो ध्यान से समझना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है, और ये एस्टिक एसिड है जो कि एसिड की तरह बिहेव करता है। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट की गैस में CO2 गैस भी रिलीज होता है। तो यहाँ से साल्ट क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो कि HCl और NaCl। ध्यान दो कि दोनों में Cl कॉमन है, H है तो एसिड हो गया, Na मेटल आ गया तो साल्ट हो गया, है कि नहीं। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो H हटाकर ये Na प्लस और HCO3 माइनस में टूटेगा, यहाँ से CH ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा CH3COONA, साल्ट तो बन गया, ये H के पे Na आ गया, मेटल आ गया, प्लस H2O और प्लस CO2। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि जब रिएक्शन हो रहा है ना तो इसमें मास हमें देखना है कि किस किस का मास दिया गया है। इसका मास दिया गया है 4.2 ग्राम, इसका मास दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। और इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, टू द एटमोस्फियर, एंड द रेसिड्यू ऑन टू वेट 12 ग्राम। अब बताओ रेसिड्यू कौन बच रहे हैं, ये आपके हो गए रेसिड्यू, बाकी तो यही बचे ना। इसका मास कितना दिया गया है 12 ग्राम। अब कह रहा है कि आपसे ये शो करने के लिए कि क्या ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे नहीं, उसके साथ एग्रीमेंट में है या नहीं है। तो आप कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट करोगे,
मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 4.2 ग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल टू 14.2 ग्राम एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बताओ 12 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम 14.2 ग्राम। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। तो क्या ये ऑब्जर्वेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ में और भी जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे सकता हूँ। आप इस क्वेश्चंस को पाने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप ये इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लो। ओके, बाय।